हेलो बच्चों, आज आपका लेकर आ गए हैं क्लास 12 का लेक्चर नंबर 2। इसके पिछले वीडियो में पढ़े थे कूलाम का नियम, एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक एवं विमा। आज हम पढ़ेंगे आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें दो स्थितियाँ होती हैं, एक अक्षीय जिसे हम अनुदैर्ध्य बोलते हैं और दूसरी निरक्षीय जिसे हम अनुप्रस्थ बोलते हैं। ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे अक्षीय स्थिति। तो चलो, तो हेडिंग बनाएंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें क्या पढ़ेंगे? दो कंडीशंस पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आपकी अक्षीय स्थिति, क्या पढ़ेंगे? अक्षीय, और जिसे हम क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य बोलते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति। और दूसरी इसमें पढ़ेंगे निरक्षीय, जिसे हम क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दो कंडीशंस आती हैं। एक आती है अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति, दूसरी आती है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या हेडिंग बनाएंगे? अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति। तो यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति। यानी हम क्या फाइंड करने वाले हैं इसमें कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालना है। तो सबसे पहले देखो, इस अक्षीय स्थिति में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को पहले समझ लेते हैं। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि आपके पास क्या होना चाहिए? एक आवेश हो और एक दूसरा आवेश हो, यानी आपके पास दो आवेश होने चाहिए, और एक पे -q और एक पे +q आवेश दिया, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या ले लिए? 12। ये डिस्टेंस क्या ले लिए? 12 ले लिए। यानी आपका वैद्युत द्विध्रुव क्या कहलाता है कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय होता है जिसमें क्या होते हैं? दो समान एवं विपरीत आवेश होते हैं जो एक दूसरे से क्या हो? अल्प दूरी पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये क्या हो गया? आपका वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब इसकी जो है अक्षीय स्थिति पे हम क्या करेंगे? एक बिंदु लेंगे और उस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इससे क्या करें? एक अक्षीय स्थिति पे, यानी इसके अक्ष पे एक बिंदु ये पे ले लिए, इस पी पे हमको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और इसको जो रखा जा रहा है वो सपोज कर लो एक मीडियम में रखा जा रहा है। इसे किस में रखा जा रहा है? एक ये माध्यम होगा, इसके लिए क्या होगा? एक माध्यम में रखा जा रहा होगा इसे। तो जिस माध्यम में रखा जा रहा होगा उसका परावैद्युतांक होता है। तो परावैद्युतांक उसका हम क्या मान लेंगे? परावैद्युतांक क्या होगा? उसका k होगा। ठीक है, k का मान न्यूमेरिकल्स में दिया होता है। अब क्या करेंगे? इन दोनों यानी वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, यानी इस निकाय के मध्य बिंदु को O मानेंगे, और O से ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कर लेंगे? R मान लेंगे। बाह्य बिंदु से इसके मध्य बिंदु की डिस्टेंस को क्या लेंगे? R लेंगे। और ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये इसको क्या करेगा? L और L दो भागों में डिवाइड करेगा, यानी L + L मिलकर क्या बनेगा? 12 बनेगा। अब क्या होता है कि माइनस से जो वैद्युत क्षेत्र होता है माइनस की ओर आता है और प्लस से दूर जाता है। तो इस +q आवेश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 वेक्टर उस डायरेक्शन में होगी, और जो -q के कारण होगा तो -q की ओर आता है, तो इसके लिए जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस डायरेक्शन में क्या होगी? E2 होगी। और हमको यहीं पे परिणामी निकालना है, E वेक्टर का मान हमको प्राप्त करना है। बस यही हमारा निगमन में है। कह रहा वैद्युत द्विध्रुव, तो ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया। के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बाह्य बिंदु पे क्या है? P लिया गया है, अच्छी स्थिति में P लिया गया। इस पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं कि +q आवेश, यहाँ पर लिखेंगे आवेश +q के कारण उत्पन्न वैद्युत
क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, तो E बराबर फार्मूला क्या होता है, देखो E बराबर जो फार्मूला होता है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान क्या होता है R² होता है। ये फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो इस प्लस Q आवेश के कारण क्या होता है, इस P बिंदु पे E1 डेवलप हो रहा है, तो इस E1 का मान क्या रखेंगे, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और चूंकि ये क्या है, एक मीडियम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, तो यहाँ पर क्या रख लेंगे, K रख लेंगे। Q क्या हो जाएगा, आपका Q आवेश क्या है, प्लस Q है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा अपान में जो R डिस्टेंस होती है। तो R डिस्टेंस आपको ये वाली डिस्टेंस नहीं रखना है, R डिस्टेंस होती है प्लस Q से और जहाँ रखा गया है बिंदु, यानी आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा और डाल सकते हो कि आवेश प्लस Q के कारण, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल सकते हो। तो आवेश प्लस Q से बिंदु P के बीच की डिस्टेंस को यहाँ पर रखा जाता है। तो देख लेते हैं डिस्टेंस क्या होगी, तो ये प्लस Q हो गया और ये P हो गया, तो इतनी डिस्टेंस चाहिए। इतनी डिस्टेंस क्या दी हुई है, R दी है, और इतनी क्या दी हुई है, L दी है, और हमको इतनी फाइंड करनी है। तो यानी क्या होगा कि पूरी डिस्टेंस में से, इतनी डिस्टेंस में से इतना लेस कर दें तो इतना निकल आएगा, यानी पूरी R ले लें, ये पूरी डिस्टेंस इतनी R हो गई, और R में से इस L को माइनस कर दें तो हमारी इतनी डिस्टेंस निकल आएगी। तो यानी हम यहाँ पर लिखेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार क्या होगा, इसी प्रकार आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 माइनस Q के द्वारा, इस माइनस Q के द्वारा क्या था, E2 डेवलप हो रहा था इस डायरेक्शन में। तो E2 के लिए क्या आ जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूँकि ये माध्यम में है तो परावैद्युतांक क्या जाएगा, इंटू K। Q हो जाएगा अपान में डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस कौन सी रखेंगे, माइनस Q से P के बीच की डिस्टेंस, माइनस Q से P के बीच, ऐसे यहाँ भी प्लस Q से P के बीच डिस्टेंस रखे थे, तो यहाँ माइनस Q और P के बीच, तो देखो क्या हो जाएगी, माइनस Q ये है और P ये है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R पता है और इतनी L है, तो इस R में इतनी L जोड़ दोगे तो पूरी डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, E1 और E2 पता हो गया, हमको E निकालना है। तो E यहाँ पर क्या होगा, हमारा परिणामी तीव्रता, E हमारी क्या होगी, परिणामी तीव्रता होगी, E हमारी परिणामी तीव्रता होगी। तो E बराबर क्या हो जाएगा, अब हमको E बराबर क्या है, चूंकि जो वैद्युत क्षेत्र है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो जो E प्राप्त होगा इन दोनों का अंतर ही प्राप्त होगा, इन दोनों का क्या होगा, अंतर, इन दोनों का डिफरेंस करने पे जो प्राप्त होगा वो E प्राप्त होगा। बट किसमें से किसको घटाएं, तो हमको ये देखना है कि E1 और E2 में कौन बड़ा है। तो देखो क्या होता है, यहाँ नीचे R माइनस L है, नीचे क्या है, R माइनस L है, तो जब नीचे संख्या घटेगी तो हर में संख्या छोटी आएगी, तो हर में जब छोटी संख्या आएगी तो डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा, क्योंकि हर में संख्या क्या है, छोटी है। और ऊपर क्या है, Q है, इसमें भी क्या है, सेम है। सपोज कर लो Q बराबर आपका दिया होता 5 कूलाम दिया होता, और R बराबर दिया होता आपका 3, L बराबर मान लो दिया होता 1, तो यहाँ देखो क्या होगा, R माइनस L का होल स्क्वायर था, तो क्या हो जाएगा 5/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो बराबर 5/2 का स्क्वायर, तो बराबर 5 कितना आया, 4। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1.25 आएगा समथिंग। यहाँ रख लेते हैं, तो 5 कूलाम यहाँ रखा और R प्लस L है, तो यानी 3 + 1 का होल स्क्वायर कर दो तो 5/4 का स्क्वायर, तो 5 कितना 16। इसको भाग दोगे तो दशमलव लगाया 0, 16 3 8 तो 0.3 आ गया। इसका मतलब ये है कि जब भी हर में संख्या घटती है तो संख्या छोटी प्राप्त होगी, जब संख्या छोटी प्राप्त होगी तो डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा। और इसी तरीके से इधर जब संख्या हर में जुड़ेगी तो हर में संख्या बड़ी प्राप्त होगी, और जब डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। तो इस तरीके से ये वाली संख्या क्या है, बड़ी है, और ये वाली क्या है, छोटी है। तो हम क्या करेंगे, E1 माइनस का E2 कर देंगे। तो हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस का E2 कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। E1 में से E2 क्यों घटाएंगे, क्योंकि जब इसके
हर में संख्या घटाओगे तो संख्या छोटी आएगी, और छोटी संख्या को जब सेम संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो आंसर क्या आएगा, बड़ा आएगा। और इसी तरीके से यहाँ जुड़ जाएगी तो जुड़ने पे संख्या क्या होगी, बड़ी प्राप्त होगी, और जब जुड़ने पे संख्या बड़ी प्राप्त होगी और सेम संख्या से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा। इसलिए ये आपका आंसर बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो हम E1 में से E2 को लेस करके परिणामी तीव्रता E निकाल लेंगे। और ये घट क्यों रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, घट के आंसर आएगा। ठीक है, अब इनके मान कर लेते हैं। तो E बराबर E1 का मान क्या दिया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर माइनस E2 क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें Q अपान इतना कॉमन मिल रहा है, यानी Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ, नोट कर लो इसको, बोर्ड खाली हो फिर इसके आगे बताते हैं। ठीक है, इसको नोट करो, इसके आगे फिर देखते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों के क्या करेंगे, हर बराबर कर लेंगे। तो हमारा आया था E = Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, हर बराबर करेंगे तो इसकी ऊपर मल्टीप्लाई, इसकी इधर से मल्टीप्लाई, और इन दोनों की आपस में। तो R प्लस L की 1 से करेंगे तो क्या आएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L से कराएंगे तो यहाँ आएगा R माइनस L का होल स्क्वायर, अपान में आ जाएगी। तो ये बना A माइनस बी और ये बना A प्लस बी। तो फार्मूला क्या था, A माइनस बी की गुणा A प्लस बी से गुणा कराते हो तो क्या बनता है, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, A माइनस बी A प्लस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा R का स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। अब दोनों का होल स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसके आगे क्या होगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ माइनस लगा हुआ है तो इसको ब्रैकेट के अंदर ही खोलेंगे, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस का 2RL, अपान में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या होगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, यहाँ पर क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। ये माइनस की प्लस से गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस R स्क्वायर माइनस प्लस माइनस L स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस क्या जाएगा, 2RL, अपान में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना। अब देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया और L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, तो हमारा क्या निकला, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2RL तो क्या हो जाएगा 4RL, और अपान में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो जो L है, यहाँ पर क्या करते हैं, देखो L जो है, L इतनी डिस्टेंस है और R जो है इतनी डिस्टेंस है, तो R की कंपैरिजन में क्या होगा, L जो है छोटा है, यानी R जो है वो बड़ा है, अत्यंत बड़ा है, और ये क्या है, बहुत ही छोटा है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या लिखेंगे कि चूंकि जो R है वो मोर ग्रेटर देन L, यानी जो R है वो L से अत्यधिक बड़ा है, तो इसलिए L स्क्वायर को क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। L स्क्वायर को क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। देखो नगण्य क्यों माना जाता है, सपोज कर लो, ध्यान से देखो कि जैसे मान लो R बराबर आपका दिया होता, R बराबर दिया होता 2 और L बराबर कितना दिया होता 1। ठीक है, तो R बराबर 2 दिया है, L बराबर 1 दिया है, तो R का स्क्वायर करो तो R स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4, और L का स्क्वायर कर लो तो L स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यानी L स्क्वायर कर लो तो 1 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 1। तो 4 और 1 की कंपैरिजन करो तो 4 क्या है, बहुत ही बड़ा है। या फिर ऐसे देख लो कि जैसे मान लो R बराबर दिया होता 0.5 और L बराबर दिया होता, R बराबर मान लो दिया होता
2 मीटर, और L बराबर दिया होता 0.5 मीटर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ 0.L स्क्वायर है तो इसका करेंगे 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना है, 0.25। अब देखो यहाँ पर कितना नगण्य आ रहा है, यानी 4 की कंपेरिजन में 0.25, यानी इसको हम क्या करेंगे, अप्रॉक्स 0 मान लेंगे, नगण्य ना के बराबर मान लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, L स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q/4πε0 इंटू K, तो ब्रैकेट में 4RL और अपान में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस 0, इसको क्या माने, नगण्य, और क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखो और थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, इधर देख लेते हैं यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा, E बराबर Q/4πε0 इंटू K, और हो जाएगा 4RL अपान में यहाँ पर आ जाएगा R स्क्वायर का स्क्वायर। तो E बराबर क्या आ जाएगा, Q/4πε0 इंटू K, यहाँ पर हो जाएगा 4RL और अपान में क्या हो जाएगा, R की पावर 4। यहाँ पर क्या, R स्क्वायर क्या आ गया, R की घात 4 आ गया। तो इस R की घात 4 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि R की घात 3 और इंटू R। देखो R की घात 4 बराबर क्या लिख सकते हैं, R की घात 3 इंटू R की घात 1, और गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 3 और 1 4, R की घात 4 हो जाएगा। तो इस R से इस R को क्या करा, कैंसिल कर दिया। तो E बराबर क्या बना, Q/4πε0 इंटू K, 4L/R³। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, इतना नोट करो फिर आगे देखो। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। अब देखो क्या करेंगे, इस 4 को क्या करेंगे, 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, यानी हम लिखेंगे E बराबर Q/4πε0 इंटू K, और इस 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, यानी 2 गुणे 2L। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इस 4 को 2 गुणे 2 लिखा तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 2 को उठा के पहले लिख लो। यानी हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि इस 2 को उठाया यहाँ से, और यहाँ पे जो गुणा लगा था इस Q को इसके पास कर दिया, और 2 को क्या लिया है, आगे लिया है। ठीक है, इस तरीके से लिखे, 2 दूनी 4 QL, यहाँ भी देखो 4 QL गुणा में था। अब देखो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि क्या होता है कि Q गुणे 2L बराबर क्या होता है, P। Q गुणे 2L बराबर क्या होता है, P, और ये P क्या है, P को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये P भला क्या है, देखो ये तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव है, इतना क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव में इन दोनों में से कोई एक आवेश ले लो, इन दोनों में से कोई एक आवेश, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, और उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी ले लो, और इसका जो गुणनफल होता है वही क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश ले लो, उनके बीच की दूरी ले लो, और उसका गुणनफल जो होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो P बराबर Q इंटू 2L। तो इस वजह से यहाँ पर Q गुणे 2L बराबर क्या हो गया, P। तो यानी हम इस मान की जगह पर क्या ले आएंगे, P। तो E बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2P, और अपान में क्या आ जाएगा 4πε0 इंटू K। ठीक है, और आपका ये R³ छूट गया था तो यहाँ R³ भी लिख लेते हैं, इंटू R³। तो E बराबर क्या हुआ, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 इंटू K 2P/R³, न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आपका क्या हो गया, निगमन हो गया। तो इस तरीके से अच्छी स्थिति, यानी आपको क्या मिला कि बिंदु E पर, यानी इस बिंदु E पर जो परिणामी आपका प्राप्त हुआ वो E बराबर 1/4πε0 इंटू K 2P/R³ न्यूटन प्रति कूलाम प्राप्त हुआ। तो ये जो भी प्राप्त हुआ है ये किसके लिए है, ये किसी माध्यम के लिए है, ये किसी क्या है, माध्यम के लिए है। कोई भी माध्यम हो, माध्यम के लिए निकला। और यदि क्या हो, निर्वात हो, यदि क्या हो, वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा हो, निर्वात यानी वायु में रखा हो, वायु में हो, तो क्या हो जाएगा, K बराबर क्या हो जाएगा, 1 वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0
और 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आपका किसके लिए निकल आएगा, वायु के लिए, निर्वात के लिए निकल आएगा। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ कि अच्छी स्थिति का जो निगमन था वो कंप्लीट हो गया, और अच्छी स्थिति में जो आपका बिंदु P लिए थे उस P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी ये निकल के आ गई। ठीक है, नोट कर लो। जो नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा उसमें हम आपको क्या पढ़ाएंगे, निरक्षीय स्थिति। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे उसमें क्या पढ़ाएंगे, आपको निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन बताएंगे, निगमन बताएंगे। ठीक है, अच्छी स्थिति का आप यहाँ से नोट कर लीजिए।